my dear students and friends, welcome to MKH. I am Ruby Singh Atia and this is your grand finale of 11th class physics. So students, इस क्लास में स्पेशली हम क्या करने वाले हैं, हमारा जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत, उसको हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए और इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए दोनों के लिए ही वन शॉट रिवीजन लेकर आए हैं हम फर्स्ट चैप्टर का। और इसी के साथ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, सारे के सारे चैप्टर्स जो है हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। और खास बात यह है कि एक ही क्लास के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कंप्लीट वन चैप्टर इन वन शॉट। दिस इज द ग्रैंड फिनाले ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत। तो चलिए बच्चों, इस क्लास का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि आपको यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक पढ़ा दिया जाए। अगर आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी आपके लिए यूजफुल रहेगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, बाकी चीज़ों को यहाँ पर छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए इतना इंतजाम किया जाएगा कि जैसे ही आप इस वीडियो को देखकर बुक खोलोगे और आप टॉपिक्स देखोगे तो आपको ऐसे गो थ्रू होना है, टिक करते जाना है कि हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यानी बुक में आपका हर एक टॉपिक हो जाना चाहिए। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत। उससे पहले देखिए एक कोट है कि हम क्या करते हैं, अक्सर फिजिक्स से डरते रहते हैं, लेकिन फिजिक्स सबसे आसान, सबसे मजेदार सब्जेक्ट है। फिजिक्स जैसा आसान जो सब्जेक्ट है वो पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। मैथ्स भी फिजिक्स से थोड़ा सा हार्ड है, फिजिक्स मैथ्स से भी आसान सब्जेक्ट है, ठीक है। यस, द फिजिक्स इज थ्योरेटिकल। हाँ, फिजिक्स थ्योरेटिकल है, बट द फन इनसाइड दिस इज रियल। लेकिन इसके अंदर का जो फन है वो रियल है। मैथ्स में भी इतना फन नहीं है जितना फिजिक्स में है, ठीक है। यस, द फिजिक्स इज थ्योरेटिकल बट द फन इनसाइड दिस इज रियल। टीचर्स हु मेक द फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स। और एक फिजिशियन ने बहुत ही अच्छी बात कही है अपनी बुक के लास्ट में। मैंने ये कोट देखा कि उस बुक के अंदर लिखा हुआ था, टीचर्स हु मेक्स द फिजिक्स बोरिंग आर क्रिमिनल्स, यानी वो टीचर्स क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि फिजिक्स इतना मजेदार सब्जेक्ट है, अगर उसे भी कोई बोरिंग बनाता है तो वो रियल क्रिमिनल है, ठीक है। तो चलिए फिर फर्स्ट चैप्टर की हमारी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फिजिक्स है क्या, क्योंकि शुरुआत है, ठीक है। और विद इन 20 और 25 मिनट्स हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले हम ये देखते हैं, क्योंकि शुरुआत हो रही है हमारी, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि साइंस क्या होती है। आप सब जानते हैं कि साइंस जो है इसी की एक ब्रांच होती है फिजिक्स, ठीक है। क्योंकि शुरुआती चैप्टर है तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बस 2-3 शब्दों में, कि साइंस जो है वो लैटिन भाषा के एक शब्द साइंटिया से बना है। किससे बना है? साइंटिया से, ठीक है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है जानना। यानी अगर आप दुनिया के बारे में, संसार के बारे में, किसी घटना के बारे में जान रहे हैं तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा? साइंस हो जाएगा। तो देखिए, घटनाओं एवं विषयों के विस्तृत, गहन और क्रमबद्ध अध्ययन को साइंस कहते हैं। कोई घटना हुई, ठीक है, कोई घटना हुई, आपने उस घटना का विस्तृत अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, यानी कि डूब कर उसमें अध्ययन किया, और तीसरी चीज क्रमबद्ध, एक के बाद एक अध्ययन किया, तो उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? उस अध्ययन को हम साइंस कहते हैं। तो साइंस की डेफिनेशन आपके पास आ गई। अब यही अध्ययन अगर आप किसी चीज की भौतिक घटना के लिए करते हैं, यानी भौतिक कोई घटना हो रही है। अब यहाँ पर चीज आती है कि भौतिक घटना और रासायनिक घटना में क्या डिफरेंस है। तो वही हमारा बेसिक सा एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके पास एक पेड़ है। यहाँ पर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस समझने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम भौतिक और रासायनिक के बीच में डिफरेंस समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक पेड़ था, ठीक है। अब पेड़ों को तो काटा जा रहा है दुनिया में, आप जानते हैं। तो मान लीजिए इस पेड़ की जो लकड़ी थी, इस लकड़ी को काटा गया। अब इस लकड़ी को काटकर 2 काम किए गए। मान लीजिए एक तो हमने काम किया कि इस लकड़ी से क्या बना ली? एक टेबल बना ली, अच्छी सी एक टेबल बना ली, और एक मान लीजिए अच्छी सी क्या बना ली? चेयर बना ली और टेबल बना ली। दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं? इस पेड़ की लकड़ी को जलाकर ठंडी में हमने क्या किया कि थोड़ा सा आग जला ली, ठीक है। आग जला ली इस लकड़ी से। तो अब देखना यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर इस लकड़ी में जो परिवर्तन किया गया उसमें लकड़ी के जो गुण है वो नहीं बदले, केवल भौतिक गुण बदले, यानी रासायनिक गुण। लकड़ी रही तो लकड़ी,
केवल उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गई, ठीक है। तो भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही लकड़ी जली उसके अंदर रासायनिक परिवर्तन हो गए, यानी कि अब लकड़ी जलने के बाद लकड़ी नहीं बची बल्कि राख में बदल गई। तो ये तो हमारे कौन से परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और ऐसे परिवर्तनों का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। और ऐसे जो परिवर्तन होते हैं जहां पर उसके भौतिक गुण बदलते हैं, लकड़ी रही तो लकड़ी, टेबल बना दी लेकिन लकड़ी रही, लेकिन उसके जो भौतिक गुण है वो बदल गए, ठीक है। भौतिक गुण बदल गए, पहले ये अच्छी नहीं लग रही थी अब अच्छी लग रही है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है। ये क्या है, ये भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो डिफरेंस समझ आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिएगा कि फिजिक्स जो है ये हमारी यूनानी भाषा का जो एक शब्द आता है, कौन सी भाषा का, यूनानी भाषा का, या आप ये कह सकते हो ग्रीक भाषा का। किसका, ग्रीक भाषा या यूनानी भाषा का एक शब्द आता है फ्यूसिस, जिसका मतलब क्या होता है, प्रकृति। यानी अगर आप प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, किसका, प्राकृतिक घटनाओं का। यानी प्राकृतिक घटनाओं के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए पृथ्वी घूम रही है, कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वहां पर बॉल नीचे गिरने के बाद रहेगी तो बॉल ही, ठीक है। यानी उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हो रहा, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रकृति या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, फिजिक्स के अंदर। तो देखिए यही अध्ययन आप किसके अंदर करते हो, अगर यही इसी प्रकार का विस्तृत गहन और क्रमबद्ध अध्ययन अगर आप प्रकृति का या प्राकृतिक घटनाओं का करते हो। देखिए सिंपल सी बात है कि ये एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर आपको फिजिक्स को समझना है, ठीक है। तो बस वही समझ रहे हैं हम, प्रकृति का या प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन जिस साइंस की शाखा में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपको फिजिक्स का मतलब समझ आ गया, किस शब्द में बना है, ग्रीक या यूनानी भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रकृति होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया। अब देखिएगा कि फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम करते क्या है। फिजिक्स के अंदर बेसिकली हम किसी पदार्थ की या किसी कण की गति का अध्ययन करते हैं, या फिर उसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, इन सभी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऊर्जा, गति, द्रव्यमान, उस पर कोई बल लग रहा है या नहीं लग रहा, उसका ताप इधर से इधर हुआ, ठीक है, ताप कम ज़्यादा हुआ, आवेश है, विद्युत है, इन सभी का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं, फिजिक्स के अंदर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हम पूरी फिजिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, एक वो ब्रांच जो थोड़ी सी पुरानी है, जिसमें बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, जैसे सूर्य और पृथ्वी की गति, बड़े बड़े पिंड, जैसे कार जा रही है, बंदूक चलाई जा रही है, ठीक है, और बस है, बस से व्यक्ति कूदा, क्या उसका समय है, क्या ऊर्जा है, बॉल है, फुटबॉल को किक किया गया। तो इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। और जो थोड़ी सी पुरानी ब्रांच है जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, पहली ब्रांच तो गई वो, जिसमें बहुत सारे कणों से मिलकर एक बड़ा पिंड बनेगा, और उस बड़े पिंड का अध्ययन करेंगे, बड़े कण का अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ आ गई। अब दूसरी हमारी थोड़ी सी नई ब्रांच है जो अभी चल रही है रिसर्च उस पर, और जो पुराने वाली के थोड़ा बाद में आई है, जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो दूसरी ब्रांच है हमारी मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे परमाणुीय साइज के जो हैं, या फिर नाभिकीय साइज के जो हैं, जैसे नाभिकीय भौतिकी है, बॉम्ब्स वगैरह बनाए जाते हैं कई सारे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर अध्ययन करेंगे, परमाणु का नाभिकीय स्तर पर, जैसे छोटे छोटे हैं परमाणु, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके अलावा अल्फा बीटा पार्टिकल्स, ठीक है। इन छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स का जो अध्ययन करते हैं, या गैस के कणों का अध्ययन करते हैं, 1 कण, 2 कण, 3 कण, तो इनका अध्ययन जब हम करते हैं सिंगल एक पर्टिकुलर कण का, ठीक है, तो वो आता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों ब्रांचेस को थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं और देखते हैं कि दोनों क्या है, दोनों जो ब्रांचेस है वो क्या है, और दोनों में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इन दोनों ब्रांचेस को मैंने अलग अलग से लिख लिया है।
सबसे पहले हमारी मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स है। मैक्रो का मतलब बड़ी बड़ी, स्थूल वस्तुएं, ठीक है। स्थूल वस्तुएं जैसे सूर्य बड़ा है, पृथ्वी बड़ी है, बस बड़ी है, कार बड़ी है। परमाणु की तुलना में तो काफी बड़े ही हैं ऐसे पार्टिकल्स, ठीक है। कोई कण है, कोई निकाय है, ठीक है, सिस्टम है। निकाय का मतलब सिस्टम होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे कण मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं और उस बड़े कण को ही एक कण माना जाता है, ठीक है। ऐसा जैसे कार है, तो कार चल रही है तो कार का जब हम डायग्राम बनाएंगे तो उसे एक बिंदु से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जब स्टडी की जाती है तो वो मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंदर आती है, ठीक है। और दूसरा हो गया माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, जिसके अंदर हम छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स की गति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। गति का, उनकी प्रकृति का, सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है गति का मतलब मैकेनिक्स में हो गया, और भी काफी चीजें होती हैं, ठीक है। चलिए, अब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये नाम आपको बार बार आएंगे, तो इन नामों का मतलब आपको यहाँ पर इस फर्स्ट चैप्टर में समझ के जाना है, ठीक है। बस नाम का मतलब आपको समझ आना चाहिए, इनके अंदर क्या है वो हम आगे के चैप्टर्स में धीरे धीरे पढ़ते ही जाएंगे, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। चलिए, सूक्ष्म और आधुनिक भौतिकी, इसके अंदर हम रिलेटिविटी का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जैसे इसके अंदर चैप्टर्स की बात आ रही है कि जैसे रिलेटिविटी वाला पार्ट हो गया आपका, वो इसके अंदर आता है। रिलेटिविटी का मतलब क्या है? रिलेटिविटी का मतलब है कि इसके अंदर हम कुछ ऐसे कणों का अध्ययन करेंगे जो प्रकाश के वेग से चल रहे होंगे। प्रकाश का वेग बहुत ज्यादा होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। तो इतने ज्यादा वेग से जो कण गति करेंगे उनकी गतियों का अध्ययन रिलेटिविटी में आता है। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियर लेवल के पार्टिकल्स की बात करेंगे। परमाणु भौतिकी में बात करेंगे परमाणुओं की। नाभिकीय भौतिकी में नाभिक से रिलेटेड चीजें सीखेंगे। ठोस अवस्था भौतिकी के अंदर जो ठोस बनते हैं उनके अंदर कणों के अंदर क्या कुछ होता है उन सब की बात करेंगे। और उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम बात करेंगे अर्धचालकों की, सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है, ट्रांजिस्टर्स की, इन सब की बात यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन जो फ्रेश बच्चे अभी अभी 11th में हुए हैं उनके लिए ये सारी चीजें नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, ये सभी चीजें आपको समझ आएंगी, ठीक है। और जो रिवीजन कर रहे हैं उनको तो ये सब समझ आ ही रहा होगा। चलिए, उसके बाद है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, तो मैंने बता दी। इसके अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स, आपकी जो 11th क्लास की फर्स्ट बुक है 11th क्लास की, वो तो पूरी की पूरी इसी का ही एक पार्ट है, क्लासिकल मैकेनिक्स है। उसके अंदर आप ग्रेविटेशन तक जितने भी चैप्टर्स हैं ना, 8 चैप्टर्स हैं आपके, वो सारे इसमें ही आते हैं। उसके बाद है उष्मागतिकी के अंदर आप उष्मा का, टेम्परेचर का, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सभी का अध्ययन करते हो, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। उसके बाद विद्युत चुंबकत्व, इसके अंदर आप किसका अध्ययन करते हो? विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय क्षेत्र का, यानी विद्युत से रिलेटेड चीजें, ठीक है। उसके बाद है ध्वनि विज्ञान जैसे डॉपलर इफेक्ट हुआ, कम ज्यादा, एम्बुलेंस की आवाज जो सुनाई देती है एकदम, है ना, आपको पता ही है कैसे सुनाई देती है। उसके बाद है प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, इसके अंदर जो आप पढ़ के आए हो चैप्टर्स, अपवर्तन, परावर्तन, ठीक है, व्यतिकरण वगैरह बहुत सारी चीजें आएंगी, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? व्यतिकरण वाला वेव्स में पढ़ते हैं। चलिए, प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ आपको ब्रांचेस के नाम बताए हैं, उलझना नहीं है, ये सिर्फ चैप्टर में दिया हुआ था इसलिए मैंने बताया, इसके अलावा आपकी काम की चीजें कोई भी नहीं है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आगे इस चैप्टर में बहुत सारा कुछ दिया हुआ है कि फिजिक्स का रोल बताइए, फिजिक्स का सामाजिक विकास में रोल बताइए, विद्यार्थियों के जीवन में क्या रोल है, ये सब कुछ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आती हैं हमारे काम की चीजें। इस चैप्टर के अंदर हमारे काम की चीजें, क्योंकि अब हमने 2 ब्रांचेस पढ़ ली, दोनों ब्रांचेस के बाद अब आती है हमारी काम की चीजें जो इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना होता है, ठीक है। वास्तव में जो हमारा अगला टॉपिक है वहीं से हमारे इस चैप्टर की शुरुआत वैसे हमें माननी चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगला चैप्टर है हमारा 4 फंडामेंटल फोर्सेस या मूल बल, फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर या प्रकृति के मूल बल, प्रकृति के या प्रकृति में मूल बल। देखिएगा, फंडामेंटल फोर्सेस की बात करें, मूलभूत बलों की बात करें, तो प्रकृति के अंदर 4 प्रकार के मूलभूत जो बल हैं वो पाए जाते हैं। अब इनका मतलब क्या है? तो देखिएगा, आपने न्यूटन साहब की कहानी तो सुनी ही होगी और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप जानते ही हैं। क्या हुआ था? न्यूटन साहब बैठे थे पेड़ के नीचे, इस कहानी को सब जानते हैं। ये बैठे हैं न्यूटन बाबा, ऊपर से गिरता है सेब इनके ऊपर। इन्होंने सोचा कि सेब नीचे ही क्यों आया, तो फिर इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये आपकी जो धरती है ना, धरती माता, ये सभी को खींचती है, ये सभी को खींचती है अपनी तरफ। इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, यही तो होता है। अब देखिएगा, यहां पर मुझे आप ये बताइए कि गुरुत्वाकर्षण बल लगाया किसने? न्यूटन साहब ने या पृथ्वी ने?
तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी ने लगाया। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी इज नेचर, वो एक नेचर है, प्रकृति है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति के द्वारा लगता है, ठीक है। और बाद में ये बताया गया कि जो भी द्रव्यमान है, दो द्रव्यमानों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। कौन लगाएगा? तो प्राकृतिक रूप से वो लगेगा, ठीक है। कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उनका द्रव्यमान खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। जैसे आप देखते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य सन हमारा सौर मंडल के अंदर जितने भी ग्रह हैं उनको बांध के रखता है। किससे बांध के रखता है? ग्रेविटेशनल फोर्स से बांध के रखता है, ठीक है। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्राकृतिक रूप से लगता है, हम जा जाकर ग्रेविटेशन लगा के नहीं आते हैं, ठीक है। तो प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से लगते हैं ऐसे बल, अकेला गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, ऐसे 4 बल हैं, 4 मूलभूत बल हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। अब चलिए प्रकृति के इन 4 मूलभूत बलों के बारे में जानते हैं कि ये कौन कौन से हैं। एक बल के बारे में तो आप जानते ही हैं, कौन सा? सबसे पहला हमने यहाँ पर बात की थी गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहला बल कौन सा? गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। और दूसरा बल होता है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल किनके बीच में लगता है, क्या डेफिनेशन है, सब कुछ हम जानेंगे। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल। तीसरा है नाभिकीय बल, नाभिकीय बल, या इसे प्रबल नाभिकीय बल भी कह देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रबल नाभिकीय बल कह दो या नाभिकीय बल कह दो। नाभिकीय कह दिया अपने आप प्रबल हो जाएगा, ठीक है। और चौथा होता है दुर्बल बल, और इसे दुर्बल नाभिकीय बल भी कहते हैं। इसे सीधा नाभिकीय नहीं कह सकते, इसे या तो दुर्बल नाभिकीय बल कहिए या तो सीधा दुर्बल बल कह दीजिए, ठीक है। वीक फोर्स, ये क्या है? वीक फोर्स, क्योंकि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर इंग्लिश में कुछ टर्म्स आप याद रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। ये है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक फोर्स। अब देखिए इनकी परिभाषाओं की बात करते हैं कि क्या है ये। देखिए सिंपल सी बात है कि दो द्रव्यमानों के बीच में, किसके बीच में? द्रव्यमानों के मध्य, दो द्रव्यमान है, द्रव्यमानों के बीच में जो बल लगता है वो क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच में लगता है। ये है हमारा सूर्य देवता और ये हमारी अर्थ, दोनों के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारा मून और अर्थ के बीच में क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इनके पास क्या है? द्रव्यमान है, और दो द्रव्यमान चाहे कोई भी हो उनके बीच में क्या लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। मेरे और बोर्ड के बीच में भी गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन कम लग रहा है क्योंकि हमारे द्रव्यमान बहुत कम है, ठीक है। इनमें क्यों गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है? क्योंकि इनके द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है। चलिए ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत किसके कारण होती है? आप 10th क्लास में भली भांति पढ़ के आए हो। किसके बीच में होती है? आवेशों के कारण। तो आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य। अब आवेश भी हमारे कितने टाइप के? 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आवेश कितने टाइप के? 2 टाइप के, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से ये बल लगेगा। कैसे? पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में प्रतिकर्षणात्मक, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में प्रतिकर्षणात्मक, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आकर्षणात्मक, ठीक है। चलिए उनकी बात भी करते हैं। उसके बाद है प्रबल नाभिकीय बल। तो ये देखो, ये बल लगता है नाभिक के अंदर, नाभिक के मध्य। अब बताइए नाभिक में कौन रहता है? नाभिक किसका घर होता है? आप जानते हैं ना। ये मैंने बनाया परमाणु, परमाणु के बाहर तो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन घूमते रहेंगे, लेकिन जो बीच में बनेगा नाभिक, ये परमाणु का नाभिक है। और नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज रहता है, बहुत सारे प्लस वाले प्रोटॉन रहेंगे। तो प्लस चार्ज तो एक दूसरे को क्या करते हैं? हम जानते हैं ना, प्लस और प्लस या माइनस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं,
यानी समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये किसमें पढ़ा? विद्युत चुंबकीय बलों के बारे में। तो ऐसा हो तो यहाँ पर जो प्रोटॉन और प्रोटॉन है नाभिक के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन, वो तो एक दूसरे को छोड़कर भागने चाहिए, लेकिन उन्हें बांधकर कौन रखता है? उन्हें बांधकर रखता है प्रबल नाभिकीय बल। कौन? प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक के मध्य आप ये कह सकते हैं कि नाभिक के मध्य प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी आप कह सकते हैं, या नाभिकीय कणों के मध्य, ठीक है। नाभिक में नाभिकीय कणों के मध्य कार्यरत बल, न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में। लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन के पास उसका ही भाई प्रोटॉन आया है या न्यूट्रॉन आया है, न्यूट्रॉन के साथ न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, सभी में सेम जो है एक ही जैसा नाभिकीय बल लगता है। यहाँ पर समान और विपरीत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तीनों के बीच में सेम पाया जाता है। इन तीनों ही कंडीशंस में सेम पाया जाएगा, ठीक है। अब यहां तक तो हो गई प्रबल नाभिकीय बल की बात। अब बात करते हैं चौथे फोर्स की, दैट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स या दुर्बल नाभिकीय बल। अब ये नाभिक के अंदर नहीं पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है इसकी भी बात करते हैं। देखो, वीक न्यूक्लियर फोर्स में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मूल कणों के मध्य पाया जाने वाला बल। अब ये मूल कण अगर नाभिक के अंदर है तो वहां, और अगर बाहर है तो बाहर, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई, आपको ऐसा कुछ नहीं कहना नाभिक के अंदर बाहर, सिंपल कहना है मूल कणों के मध्य पाया जाने वाला बल क्या होता है? वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। अब आप कहेंगे कि मूल कण क्या होते हैं, तो ये हम जब देखिए यहाँ पर सिंपल बस इतना याद कर लीजिए कि मूल कणों के मध्य पाया जाने वाला बल होता है। इस चीज को 12th क्लास का जो चैप्टर होगा न्यूक्लियर फिजिक्स वाला चैप्टर, ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स जो चैप्टर है उसके अंदर मूल कण भी समझ आएंगे, वीक फोर्स भी समझ आएगा, लेकिन यहां समझने बैठ गए तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप तो बस इतना कह सकते हो कि जब नाभिकीय घटनाएं होती है, नाभिकीय घटनाएं घटित होती है, जैसे बीटाक्षय है, तो उसके अंदर जो मूल कण निकलते हैं ना, उन कणों की वजह से या उन कणों के मध्य दुर्बल नाभिकीय बल लगता है, ठीक है। चलिए, अगर आप पार्टिकल्स की बात करना चाहो तो प्रबल नाभिकीय बल के लिए जो उत्तरदायी पार्टिकल्स होते हैं वो मिजॉन्स होते हैं और इनके लिए बोसॉन्स होते हैं, लेकिन इनकी अभी बात मत कीजिए, ठीक है। सिंपल आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इनके लिए जो है पार्टिकल्स मिजॉन्स उत्तरदायी होते हैं और इनके लिए जो है बोसॉन्स उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इन सब में से सबसे प्रबल कौन सा होता है, सबसे दुर्बल कौन सा है, क्या क्या इनके हैं, और उसके बाद इनकी प्रास क्या होती है। प्रास का मतलब होता है रेंज, यानी दो द्रव्यमानों को कितनी दूरी पर ले जाएं कि उनके मध्य बल लगता ही रहे, ठीक है। यानी बल जो है वो बीच की दूरी पर किस प्रकार से डिपेंड करता है उसकी भी बात करते हैं। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसे कैपिटल जी से दिखाते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो फोर्स होता है F, ये किस किस पर डिपेंड करेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है, इसका फॉर्मूला होता है Gm1 m2 बाय r²। अब आप कहेंगे कि m1 m2 क्या है, तो देखिए मान लीजिए दो आपके पास द्रव्यमान है m1 और m2, दो कण है जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी है r, उनके बीच की दूरी क्या है? r। तो अब देखिए कि जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल वो इन दोनों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा बल उतना ही ज्यादा, ठीक है। लेकिन बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, r² है यहाँ पर, ठीक है। तो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी बढ़ती जाएगी, फोर्स कम होता जाएगा। तो जितने जितने दूर जाते जाएंगे बल कम होता जाएगा, लेकिन अनंत दूरी तक आप ले जाते जाओगे गुरुत्वाकर्षण बल कम होता जाएगा, लेकिन लगेगा तो सही। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। अब इसी वजह से
अब देखिए मास और मास, अगर आप पृथ्वी और सूर्य ले लेते हो तो इनके द्रव्यमान ज्यादा है, जो बल है, फोर्स है, वो ज्यादा लगेगा। लेकिन हमारे द्रव्यमान लोगे तो हमारे द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है, इसलिए हमारे और पृथ्वी के बीच में तो लगता है, लेकिन हमारे बीच में नहीं लगता है। मतलब लगता तो है लेकिन महसूस नहीं होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और दूरी पर व्युत्क्रमानुपाती होता है, आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए कोई Q1 आवेश है, Q2 आवेश यहाँ पर पड़ा है और इनके बीच की दूरी r है। ठीक है, F = K Q1 Q2 बाय r²। ये भी उसी तरह से डिपेंड करता है Q पर और Q पर, यानी दोनों आवेशों पर, और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसमें भी सेम, दूरी बढ़ती जाएगी, बल घटता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी बल कम होता जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती है। अब आप बात करते हैं कि कैपिटल G क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और K जो है वो बल कौन सा है? विद्युत चुंबकीय बल। तो ये भी यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। उसके बाद प्रबल नाभिकीय बल, तो इस चीज को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बल नाभिक के अंदर अंदर ही लगता है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दूरी पर डिपेंडेंस किस प्रकार से, इस चीज को अच्छे से समझिएगा। चलिए किसको मिटाएं, यहां से इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए प्रबल नाभिकीय बल की बात हो रही है, तो ये है आपका नाभिक, और नाभिक का आकार लगभग कितना माना जाता है? 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर, जिसको आप फर्मी भी कहते हो। क्या कहते हो? फर्मी के अंदर अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, अगर इस दूरी से ज्यादा दूरी हो जाती है, अगर ये जो पार्टिकल्स है, प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस अगर हो गई, तो जो प्रबल नाभिकीय बल है वो कम, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी लगेगा ही नहीं। ठीक है, और एक इनकी रेंज होती है कि उस रेंज से अगर, ऐसा भी नहीं है कि पास पास आ जाएंगे तो भी आकर्षी रहेगा, ऐसा नहीं है। अगर वो ज्यादा पास आ गए तब प्रतिकर्षण भी लगेगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 10⁻⁻15 मीटर के अंदर अंदर अगर रहते हैं तो लगता है। ठीक है, और जो चलिए इतना ही आपके लिए जानना काफी है कि इसके अंदर अंदर ही लगता है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 10⁻⁻15 मीटर के अंदर लगता है, अनंत दूरी तक नहीं लगता है, जैसे इन दोनों के बीच में लग रहा था। और दुर्बल नाभिकीय बल की तो बात ही छोड़िए, वहां पर तो रेंज की बात ही नहीं है, वहां तो शून्य के लगभग बराबर बल है, तो उसकी हमें बात करने की जरूरत नहीं है, वो तो बल ही ऑलरेडी इतना कम है। चलिए उसकी तो बात ही नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इन सभी में, इन चारों में से सबसे क्षीण बल कौन सा है? यानी अगर फिक्स डिस्टेंस पर रख दिया जाए दो पार्टिकल्स को, तो कौन सा बल सबसे स्ट्रॉन्ग लगेगा, कौन सा सबसे वीक लगेगा? ठीक है, कौन सबसे ज्यादा आकर्षित करेगा और कौन कम आकर्षित करेगा, उसकी बात हम यहाँ पर करते हैं। तो देखिए सबसे प्रबल जो हमारा कौन सा होता है? प्रबल नाभिकीय बल। तो चलिए इसको मिटाकर जो है हम यहाँ पर इनकी आपेक्षिक प्रबलता की बात करते हैं। तो सबसे जो प्रबल होता है वो कौन सा है? नाभिकीय बल। ठीक है, सबसे प्रबल कौन सा है बच्चा लोग? तो सबसे प्रबल बल है नाभिकीय बल। ठीक है, चलिए इसकी तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं। नाभिकीय बल, नाभिकीय बल के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? विद्युत चुंबकीय बल का। विद्युत चुंबकीय बल कौन सा? विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय बल बाकी सबसे ज्यादा है, लेकिन नाभिकीय बल से इसकी प्रबलता कम है। ठीक है, अब बात आती है लास्ट की। बताइए सबसे घटिया टाइप का, घटिया नहीं कह सकते, क्षीण, सबसे क्षीण गुरुत्वाकर्षण बल होगा या दुर्बल नाभिकीय बल होगा? तो आपके माइंड में ये आएगा कि ये दुर्बल है तो ये लास्ट में आएगा। नहीं बच्चों, ये आएगा 3rd नंबर पर, और सबसे क्षीण आएगा ये वाला, क्योंकि अगर ये क्षीण नहीं होता ना तो ये बोर्ड मेरे पास आता। ठीक है, यानी मुझे आकर्षित करता और हमारे बीच में जो है गुरुत्वाकर्षण बल प्रभावी होता, लेकिन बहुत कम है, इसका मतलब ये उससे भी क्षीण है। ठीक है, तो 3 नंबर पे कौन आएगा? दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। और सबसे लास्ट में आएगा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये है इनकी क्या चीज? आपेक्षिक प्रबलता।
ये है बच्चा लोग आपेक्षिक प्रबलता। किसकी? मूल बलों की। किसकी? मूल बलों की आपेक्षिक प्रबलता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको नोट कर लीजिए। नाभिकीय बल सबसे स्ट्रॉन्ग, 2 नंबर पर विद्युत चुंबकीय, 3 नंबर पर दुर्बल और 4 नंबर पर गुरुत्वाकर्षण बल। अगर इनकी प्रबलता का अनुपात भी देखा जाए, अगर इनका अनुपात देखा जाए तो देखिए, चलो इसको साफ कर देते हैं हम। अगर इनकी प्रबलता देखी जाए तो कौन सबसे प्रबल है और कौन सबसे दुर्बल, ये तो पता चल गया, लेकिन इनका अनुपात क्या रहेगा? तो हम अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मानकर चलें, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को 1 मान लें तो ये 10 की घात 25 गुना होगा। ये जो है 10 की घात 35 गुना होगा। अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा, सॉरी 35 नहीं, माफ कीजिएगा 36, ठीक है। तो देखिए 1 अनुपात 10 की घात 25 अनुपात 10 की घात 36 अनुपात 10 की घात 38, ठीक है। ये इनका अनुपात रहता है, यह भी आपको याद रखना है। 1 10 की घात 25, 10 की घात 36 और 10 की घात 38। घातें इधर बढ़ रही हैं क्योंकि ये प्रबलता को दिखा रहा है, प्रबलता के अनुपात को दिखा रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये हमने बात कर ली मूल बलों के बारे में। अब हम बात करते हैं कौन से नियम? अब हम बात करते हैं संरक्षण के नियमों की। संरक्षण के नियमों की। फिजिक्स के अंदर चाहे कोई भी घटना हो जाए, कुछ एक भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जो घटना से पहले और घटना के बाद सेम रहती हैं। घटना के पहले टोटल कुल निकाय के सभी कणों का अगर योग कर दिया जाए तो पहले और बाद में सेम रहती है। हाँ, आदान प्रदान हो सकता है। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि मान लीजिए इसके अंदर 2 व्यक्ति हैं, इसके अंदर 2 व्यक्ति हैं, इसके पास 10 रुपए हैं, इसके पास मान लीजिए 5 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए, इसके पास 5 रुपए, ठीक है। अब क्या किया गया? कुछ ऐसी घटना हुई, मान लीजिए बारिश हो गई, मान लीजिए क्या हुआ? बारिश हो गई, ठीक है, बारिश हो गई। और इस बारिश में क्या हुआ कि इस व्यक्ति के पास एक बिस्किट का पैकेट था, ठीक है। ये इसको बिस्किट का पैकेट देना चाह रहा था। इस भाई साहब ने बोला कि मैं अपने 10 रुपयों में से 2 रुपए तुम्हें देता हूं, मुझे ये बिस्किट का पैकेट दे दो। और इन्होंने बारिश के बाद इनकी क्या कंडीशन हो गई? बारिश के बाद देखिए, काफी आप कह सकते हैं बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसे हमने बहुत ही फालतू सा एग्जाम्पल लेकर समझाए। इसके पास 2 रुपए आ गए, यानी इसके पास हो गए 7 रुपए, और इसके पास 10 में से 2 गए तो 9 रुपए। अब देखिए, टोटल निकाय की अगर बात की जाए तो टोटल निकाय के जो मुद्रा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आया। देखो, बिस्किट का पैकेट एक था, एक ही है, ठीक है। हाँ, पार्टिकल्स ने, कणों ने एक दूसरे के साथ आदान प्रदान कर लिया, लेकिन टोटल तो सेम ही है ना, ठीक है। यहां पर 10 और 5 15 थे, यहां पर 2 दिए हैं, सॉरी 8 होंगे ना, 2 दिए, और 8 और 7 15 ही है, ठीक है। यहां भी 15, यहां भी 15, तो टोटल रुपयों में चेंज नहीं हुआ, टोटल पदार्थ में चेंज नहीं हुआ, टोटल मात्रा में चेंज नहीं हुआ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पर रुपए संरक्षित रहे। उसी प्रकार फिजिक्स के अंदर कुछ भौतिक राशियां ऐसी है जो घटना से पहले और घटना के बाद टोटल निकाय की भौतिक राशियां सेम ही रहती हैं। और वो भौतिक राशियां कौन सी हैं, इस चीज को और समझ लीजिए। पहली भौतिक राशि है द्रव्यमान। पहली भौतिक राशि कौन सी है? वो है द्रव्यमान और ऊर्जा। द्रव्यमान और ऊर्जा। तो पहला संरक्षण का नियम हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी प्रकृति के अंदर चाहे आप कोई भी भौतिक घटना संपन्न करवा रहे हो, उस घटना से पहले निकाय का द्रव्यमान और ऊर्जा, उसके बाद द्रव्यमान और ऊर्जा के बराबर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, थोड़ा द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है, थोड़ी ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकती है। आप ये जानते हो ना, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकता है। यही तो होता है एक्सप्लोजन के टाइम, बॉम्ब विस्फोट होता है तो उस समय क्या होता है कि ये बम है, मान लीजिए इसके अंदर द्रव्यमान है, जैसे ये फटता है तो क्या होता है, ये सारा का सारा मास बहुत सारी ऊर्जा में बदल जाता है और ऊर्जा धमाका कर देती है ना, धमाका कर देती है। तो ये क्या है, E इज इक्वल्स टू mc²। आप ये जानते हो द्रव्यमान किस में बदल गया, ऊर्जा में, और ऊर्जा किस में बदल गई, द्रव्यमान में। ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन टोटल ऊर्जा और टोटल द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है, सेम ही रहता है किसी निकाय का। हाँ,
ऊर्जा बदल सकती है, द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन टोटल ऊर्जा और द्रव्यमान का योग सेम रहता है। ठीक है, तो चलिए सिंपल सी बात हो गई, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। दूसरी चीज जो है, अब इस चीज को ध्यान से देखिएगा कि हो सकता है केवल अकेला द्रव्यमान संरक्षित ना रहे, हालांकि ऐसा होता है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, ज्यादातर ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। हो सकता है कि अकेला द्रव्यमान और अकेली ऊर्जा संरक्षित नहीं रहे, लेकिन दोनों आपस में इंटरकन्वर्ट रहते हैं, लेकिन संरक्षित रहते हैं। ठीक है, चलिए, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल सकते हैं, ऊर्जा द्रव्यमान में बदल सकते हैं, लेकिन टोटल द्रव्यमान ऊर्जा प्रत्येक निकाय की घटना से पहले और घटना के बाद सेम ही रहती है। ठीक है, तो यह है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरी चीज है रेखीय संवेग। रेखीय संवेग, अब आप जानते हैं कि संवेग क्या होता है। संवेग का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल्स का, कोई भी पार्टिकल है उसका द्रव्यमान इनटू उसका वेग, P इज इक्वल्स टू mv, ये होता है रेखीय संवेग। ये हमेशा हर एक पार्टिकल में जो है घटना से पहले और घटना के बाद सेम ही रहता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई दो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे की वेलोसिटी में इंटरचेंज कर दे। जैसे मान लीजिए, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए दो कण आ रहे थे, ये v1 वेलोसिटी से, ये v2 वेलोसिटी से। ठीक है, अब इनके बीच में मान लीजिए टक्कर होती है किसी प्रकार से, और उसके बाद ये टकराने के बाद, ये टक्कर हो गई इनके बीच में, टकराने के बाद ये जाने लगते हैं इधर और इधर। अब मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि ये v2 वेलोसिटी से जाए, ये v1 वेलोसिटी से जाए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने क्या कहा कि ये मास है m1 और ये है m2। अब m1 और m2 तो सेम रहेगा। टकराने के बाद, चलिए टकराने से पहले u1 और u2 मान लेते हैं, टकराने के बाद v1 और v2 मान लेते हैं। आए, टकराए, वापस चले गए। ठीक है, आए, टकराए, वापस चले गए। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर क्या रहेगा कि पहले जो टोटल समय है वो कितना था, m1 u1 इसका हो गया, प्लस m2 u2 इसका संवेग हो गया, क्योंकि m इंटू v का मतलब वेग, m इंटू u हो गया। अब उसके बाद देखिए, इस कंडीशन में टकराने के बाद, टक्कर के बाद क्या हुआ, टक्कर के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, यानी इसका मास इसकी वेलोसिटी, इसका मास इसकी वेलोसिटी, ये दोनों सेम रहेंगे, ये दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, ये होता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, समझ आया। और अगर आपको सचमुच में चैप्टर समझ आया है, अच्छा लगा है ना बच्चा पार्टी, तो लाइक कर दो, शेयर जरूर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, और सबसे लास्ट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल नहीं जाना। ठीक है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। देखिए, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, संरक्षण नियम, मैंने जो फिजिक्स पढ़ाई है ना बच्चा पार्टी, भूल नहीं जाना रे। थर्ड जो है हमारा कौन सा है, कोणीय संवेग। अगर कोणीय गति हो रही है, तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, अगर कोणीय गति हो रही है तो कोणीय गति के अंदर कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। अब इसका क्या फॉर्मूला है वो हम कोणीय गति के अंदर ही पढ़ेंगे, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स को। फोर्थ है आवेश संरक्षण का नियम, आवेश संरक्षण का नियम। इसके अंदर देखिए बहुत ही अच्छा सा लाइन में आपको बोलूं कि किसी विलगित निकाय के अंदर, विलगित निकाय का मतलब है आइसोलेटेड, यानी उसके अंदर ना तो कोई आया ना उसके अंदर से कोई बाहर गया। ठीक है, तो उसके अंदर जो टोटल आवेश है वो सेम रहता है, उसके अंदर टोटल आवेश सेम रहता है। जैसे मान लीजिए कोई बॉक्स था, उसके अंदर आपने कुछ प्लस 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 और कुछ नेगेटिव चार्ज रख दिए, 3 प्लस और 4 नेगेटिव रख दिए। अब आपने इस बॉक्स को हिलाया, ठीक है, डक 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 हिलाया। ठीक है, हिलाने के बाद ये प्लस और माइनस मिल गए, ये प्लस और माइनस मिल गए, ये प्लस और माइनस मिल गए। ठीक है, तो टोटल चार्ज क्या रहा, -1 रहा, -1 रहा। और पहले भी तो कितना था, -1 था, क्योंकि पहले कितना था, पहले +3 और -4 थे, टोटल करोगे तो माइनस का 1 ही था। तो पहले भी -1, बाद में भी -1। तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी विलगित निकाय के अंदर घटना से पहले और घटना के बाद कुल आवेश समान ही बना रहता है। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई, कुल आवेश सेम ही रहेगा। तो ये 4 संरक्षण नियम है जो हमेशा संरक्षित ही रहते हैं, यानी 4 राशियां जो हमेशा संरक्षित रहती है। तो ये लो, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर का ग्रैंड फिनाले। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, अच्छे से आपको समझ आ गया। इसी के साथ ये तो हमने नींव रखी है, ठीक है, अभी तो जो है
टहनियाँ निकलनी बाकी है, अभी तो पूरी फिजिक्स का जो पेड़ है वो हम खड़ा कर देंगे, ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ग्रैंड फिनाले हमारे फर्स्ट चैप्टर का इसी के साथ हम फिनिश करने जा रहे हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कुछ डाउट है वो भी पूछ लीजिएगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।